गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज अपनी नई क्लास, नया टॉपिक। पिछला टॉपिक आपका वायुमंडल से संबंधित हुआ था। पिछला टॉपिक आपका वायुमंडल से संबंधित हुआ था और वायुमंडल का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था। उसमें वायुमंडल का पार्ट फर्स्ट, वायुमंडल का पार्ट सेकंड और वायुमंडल का पार्ट थर्ड डल चुके हैं। वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नया टॉपिक है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये अपना बिल्कुल नया टॉपिक है जो हमें आज पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, ये अपनी पृथ्वी है और ये अपनी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु। और ये पृथ्वी क्या है? बाहरी सतह है पृथ्वी की। क्या है? बाहरी सतह। ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और ये पृथ्वी की बाहरी सतह है। इस बाहरी सतह से और इस केंद्र बिंदु तक, जैसे हम कहें कि इस बाहरी सतह से और केंद्र बिंदु तक ये बाहरी सतह और ये केंद्र बिंदु तक, इसके बीच में यहां से यहां तक इस स्थान से लेकर इस स्थान तक क्या क्या चीजें मिलती हैं, कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं, तापमान कैसा है, धातुएं किस अवस्था में हैं, तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, इन सारी चीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप देखिए, ये पृथ्वी की बाहरी सतह और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु। इस पृथ्वी की बाहरी सतह से और यहां केंद्र बिंदु के मध्य इस पृथ्वी की बाहरी सतह से और केंद्र बिंदु के मध्य ये जो आपकी दूरी है, ये दूरी कितनी है? 6370 किलोमीटर है। कितनी है? 6000। ये आपकी समझो पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। तो यहां से लेकर और यहां तक की दूरी कितनी है? अपने 6370 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 6370। क्या ऐसा संभव है कि इस सतह से लेकर और यहां तक, इस सतह से लेकर और पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक हम किसी भी प्रकार से अनुसंधान करके यहां से और यहां के बीच में जो भी चीजें हैं उनका पता कैसे लगाया जा सकता है? प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा पता नहीं लगाया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है कि यहां से लेकर और यहां तक छेद किया जाए, यहां से लेकर यहां तक होल किया जाए, ऐसे पृथ्वी को काटा जाए और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाए। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कितनी चीजें? दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को
जानने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए इसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित करेंगे? दो वर्गों में विभाजित करके। और ये आपके दो वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अप्राकृतिक और दूसरा है प्राकृतिक। इन दो वर्गों में विभाजित करेंगे हम। इसमें अप्राकृतिक आर्टिफिशियल और प्राकृतिक नेचुरल। आर्टिफिशियल और आपके नेचुरल, इनमें इनको क्या है हम विभाजित करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके अप्राकृतिक जो है उसमें अप्राकृतिक में क्या क्या चीज आएंगे? इसमें आपका तापमान आएगा, दबाव आएगा और घनत्व आएगा। तापमान, दबाव और घनत्व तीन काउंट होंगे इसमें। क्या होंगे इसमें? तापमान, दबाव और घनत्व शामिल होते हैं। अप्राकृतिक में आपके तापमान, दबाव और घनत्व शामिल होते हैं, जबकि प्राकृतिक में ज्वालामुखी, भूकंप, खनन, प्रवेदन और उल्का, ये चीजें आपके प्राकृतिक में सम्मिलित होंगी। ठीक है, आप कहोगे सर कि ये अप्राकृतिक क्या है और ये प्राकृतिक क्या है? अप्राकृतिक मतलब जो प्रकृति, जिनका संबंध प्रकृति से संबंध है। ज्वालामुखी का है, भूकंप का है, खनन का प्रकृति से संबंध है, प्रवेदन जिसको आप बोलते हो ड्रिल, प्रवेदन को ड्रिल सिस्टम बोलते, जिसे आप ड्रिल बोलते हो। प्रवेदन विधि के द्वारा पेट्रोल निकाला जाता है। खनन प्रवेदन विधि से, ड्रिलिंग सिस्टम से क्या निकाला जाता है? पेट्रोल। और उल्कापिंड। तो ये चीजें हैं जो प्रकृति से संबंध रखती हैं। ऐसी चीजें जो प्रकृति से संबंध नहीं रखती अप्राकृतिक होंगी, जैसे तापमान, दबाव और घनत्व। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए आपको इन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। प्राकृतिक, अप्राकृतिक चीजें कौन कौन सी हैं? आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है, ये आप लिख सकते हो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए इसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक, जिसमें तापमान, दबाव और घनत्व आएगा। अप्राकृतिक, जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, खनन, प्रवेदन और उल्कापिंड शामिल होंगे। क्लियर? ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक ऐसा कोई टफ चीज नहीं है, ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं।
देखिए कितने भागों में बनाया हमने? 2 भागों में। अप्राकृतिक और एक तरफ है प्राकृतिक। प्राकृतिक में आपको क्या क्या चीज ली हमने? ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगें, प्रवेदन, उल्का पिंड, ये चीज, और एक खनन भी लिया है इधर हमने, खनन भी लिया है। ये चीजें हमने किस लिए हैं? प्राकृतिक में ली है। अप्राकृतिक में क्या क्या चीज ली है हमने? घनत्व, दबाव और तापमान। ये चीजें हमने अप्राकृतिक में ली है। अब सबसे पहले अप्राकृतिक लेते हैं और एक को डिफाइन करते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो सबसे पहले लेते हैं घनत्व को। किसको लेते हैं? घनत्व को ले रहे हैं सबसे पहले। देखो, अगर पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें या पृथ्वी के केंद्र की घनत्व की बात करें तो आप एक चीज देखिए, पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व की बात करें तो कितना है? 5.5। कितना है? 5.5। अब देखो घनत्व होता क्या है, पहले चीज देखिए आप, घनत्व होता क्या है लिख सकते हो परिभाषा। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज आपके समझ में आ रही है कि द्रव्यमान और आयतन, एक होता है भार, भार अलग होता है। देखिए भार अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है। भार घटता बढ़ता रहता है। जैसे मेरा 60 किलो वजन है और मैं इस जमीन पर हूं और 60 किलो वजन है। अगर मुझे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो मेरा वजन घटकर कितना रह जाएगा? 10 किलो रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भार जो है वो गुरुत्व बल के साथ साथ कार्य करता है। किस बल के साथ? गुरुत्व बल के साथ कार्य करता है भार। क्लियर? अब ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। आप लिख सकते हो इस चीज को, यहां डाल नोट लगा के लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कि भार बदलता रहता है। भार बदलता रहता है। जबकि द्रव्यमान
नहीं बदलता। ये चीज आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि द्रव्यमान नहीं बदलता। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, घनत्व बोलते हैं। अब आपके घनत्व की इकाई क्या है, घनत्व की जो इकाई है इसमें घनत्व निकाला जाता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर स्क्वायर। घनत्व की इकाई क्या है, ग्राम सेंटीमीटर घनत्व का होल क्यूब। ये तो आप याद रखें, इसके साथ क्या लिखोगे, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। क्या है पृथ्वी का औसत घनत्व, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से क्या है घनत्व। सूत्र कैसे निकालोगे घनत्व का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हल्का सा साइंस की टर्म है, लेकिन सूत्र कैसे निकालते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा अपॉन आयतन। ये चीज आपको याद रखनी है। मैं क्या कह रहा हूं, घनत्व की परिभाषा हुई किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व की इकाई क्या है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये भी याद रखनी है कि भार जो वेट होता है वो बदलता रहता है, जबकि द्रव्यमान बदलता नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे देखो आप, मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी की 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं, ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। ये पृथ्वी का बाहरी परत है और ये पृथ्वी की मध्यम परत है और ये पृथ्वी की आंतरिक परत है। कौन सी है, आंतरिक परत है। अब देखो आप, बाहरी परत का जो घनत्व है वो 3 है। कितना है, 3 है। बाहरी परत का घनत्व कितना है, 3, जबकि मध्यम परत का घनत्व है 5। मध्यम परत का घनत्व है 5 और आंतरिक परत की बात करें तो 8 से 11 इसका क्या है, घनत्व है। जबकि मैंने औसत घनत्व कितना बताया है, 5.5। अब आप देखिए कि सबसे ऊपरी परत का घनत्व कम है। सबसे ऊपरी परत का घनत्व क्या है, कम है, 3 है। मध्य परत का घनत्व 5 है। आंतरिक परत का घनत्व है 8 से 11 के मध्य। औसत घनत्व की बात की है, औसत घनत्व 5.5 है। जो वस्तुएं कठोर होती हैं, जो वस्तुएं कठोर होती हैं उसका घनत्व अधिक होता है और जो वस्तुएं मुलायम होती हैं या कम कठोर होती हैं उसका घनत्व कम होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी परत का जो है घनत्व कम है, इसलिए सबसे ऊपरी परत मुलायम पदार्थों से बनी है। किस पदार्थ से बनी है, मुलायम पदार्थों से बनी है। लिख सकते हो यहाँ कि कैसे पदार्थ बनी है, मुलायम पदार्थों से बनी है। मध्यम परत जो है कठोर पदार्थों से बनी है। कैसे पदार्थों से बनी है, कठोर पदार्थों से बनी है। जबकि आंतरिक परत
अत्यधिक कठोर पदार्थों से बनी है। अत्यधिक कठोर पदार्थों से निर्मित है। अब आप कहो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का घनत्व से क्या संबंध है? तो घनत्व से संबंध है। हम कह रहे हैं कि सबसे ऊपरी परत मुलायम पदार्थ से बनी है, मध्य परत कठोर पदार्थों से बनी है और आंतरिक परत अधिक कठोर पदार्थों से बनी है। इस आधार पर, किस आधार पर? घनत्व के आधार पर। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतें अलग अलग पदार्थों से बनी है। किससे बनी है? अलग अलग पदार्थों से बनी है। ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, आप इस चीज को नोट डाउन करिए। ठीक है, अब अगला डालिए आप दबाव। अगला डालिए आप दबाव। देखो, दबाव के संदर्भ में आपको एक चीज याद रखनी है कि किसी भी चीज पर, जैसे मैंने यहां कोई इस स्थान पर कोई बुक रखी हुई है, ये कोई ईंट है, आप मान लो ये कोई ईंट रखी हुई है आपने, इसके ऊपर ये कोई दूसरी ईंट रखी हुई है, और इसके ऊपर कोई तीसरी ईंट रखी हुई है। अब देखिए, सबसे जो नीचे ईंट है यह अत्यधिक दबाव होगा। क्या होगा? अत्यधिक दबाव होगा, क्योंकि इससे ऊपर इस क्षेत्र पर किसका भी दबाव होगा? वायुमंडलीय दबाव भी होगा। क्या होगा? वायुमंडलीय दबाव भी होगा। इस ईंट पर कम दबाव होगा, इस ईंट पर इससे ज्यादा दबाव होगा, इस ईंट पर सबसे अत्यधिक दबाव होगा। और दबाव को जो नापने की इकाई
वो क्या होती है? मिलीबार होती है। क्या होती है? दबाव को मापने की इकाई क्या होती है? मिलीबार। अब आखिर दबाव क्या है? पृथ्वी के संदर्भ में संपूर्ण पृथ्वी पर वायुमंडल का दबाव है। एक निश्चित सीमा होती है कि कोई भी जो चट्टान होती है वो एक निश्चित दबाव सहन कर सकती है। क्या करती है? निश्चित दबाव सहन कर सकती है। एक चीज और, अभी एक चीज आपके हमने घनत्व पढ़ा था। क्या पढ़ा था? घनत्व। तो दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? घनत्व बढ़ता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि दबाव किसी भी वस्तु पर जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा तो उस वस्तु का क्या है? घनत्व भी बढ़ेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर दबाव पड़ रहा है तो नीचे की जो वस्तु है ये क्या है? इनके आकार बिल्कुल पतले हो जाएंगे। किसकी वजह से? दबाव की वजह से बढ़ता है। लेकिन एक निश्चित सीमा पर जाकर घनत्व स्थिर हो जाता है। यह आसान है कि दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। ये पेन रखा मैंने, इस पेन के ऊपर ये पेन रख दिया, इस पेन के ऊपर ये पेन रख दिया, ऐसे इसके ऊपर पेन रखता गया मैं, तो इस पेन पर दबाव बढ़ता गया और ये अपना क्षेत्र स्पेस कम करता गया। लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी कि इसके ऊपर कितना भी दबाव आप डाल लो, इसका घनत्व उतना ही रहेगा। घनत्व से क्या है? घनत्व क्या है? बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा पर जाकर इसका घनत्व क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। ये चीज आपको क्या करनी है? अब देखिए, आप एक चीज देखिए कि पृथ्वी का जो ये केंद्र है, ये जो पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र, तो यहां दबाव सबसे अधिक होगा नहीं होगा? तो यहां सबसे अधिक दबाव होगा। सबसे अधिक दबाव, जब दबाव अधिक होगा तो सबसे अधिक घनत्व भी होगा। सबसे अधिक घनत्व भी यही होगा। और यही केंद्र जो है सबसे कठोर पदार्थों से निर्मित होगा। सबसे कठोर पदार्थों से क्या होगा? निर्मित होगा। अब देखो, जब यहां से दबाव इस पर जो पूरे वायुमंडल का पड़ेगा, इस केंद्र पर पूरे वायुमंडल का दबाव है, तो इसका दबाव 20 लाख मिलीवाट तक है। कितने तक है? पृथ्वी के केंद्र का दबाव 20 लाख मिलीवाट तक हो सकता है। कितने मिलीवाट तक? ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, दबाव। अब मुझे बताइए, आपने पढ़ लिया कि दबाव जैसे बढ़ता है वैसे घनत्व बढ़ता है और एक निश्चित सीमा पर जाकर घनत्व भी स्थिर हो जाता है। तो घनत्व के आधार पर तो क्या है? पृथ्वी कठोर है। दबाव के आधार पर पृथ्वी कैसी होगी? इस आधार पर भी पृथ्वी कैसी होगी? अंदर से कठोर होगी। इसके आधार पर
का आंतरिक भाग कठोर होना चाहिए। इसका मतलब दबाव के आधार पर कैसा होगा? कठोर होगा। दबाव की इकाई क्या है? मिलीबार है। पृथ्वी के केंद्र का कितना दबाव हो सकता है? 20 लाख मिलीबार तक हो सकता है। अब आगे डालिए आप तापमान। क्या है? तापमान। इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कर सकते हो इसे। उसके बाद डालिए आप तापमान। तापमान डालना है। क्या डालना है? तापमान डालना है। देखो ये अपनी पृथ्वी ये अपनी पृथ्वी है और ये पृथ्वी में क्या है? केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु कितने पर है? 6370 किलोमीटर आपका केंद्र। कितने किलोमीटर पे है? 6370 पर। एक चीज याद रखिए आप कि 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कितने मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ जाता है? 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। उसी प्रकार आप कर सकते हैं दूसरा तत्व 100 किलोमीटर की गहराई तक किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यह दूसरा फैक्ट याद रखना है आपको कि 100 किलोमीटर की गहराई पर प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ठीक है, 300 किलोमीटर की गहराई तक कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक किलोमीटर पर 2
एक फैक्ट और याद रखना है आपको जो इम्पोर्टेंट है, यही लिखो। इसके बाद गहराई पर जाने पर, गहराई में जाने पर प्रति 1 किलोमीटर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये फैक्ट आपको याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला है कि 32 मीटर की गहराई पर, कितनी मीटर की पर, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है। प्रथम में ये केल्विन का मत है, केल्विन एक विद्वान हुआ है, उसका मत है। किसका मत है? ये केल्विन का मत है। केल्विन के अनुसार ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए कि यहां से जैसे जाओगे आप 6370 किलोमीटर पर, तो तापमान कितना हो जाएगा? तापमान बहुत अधिक सीमा हो जाएगा, इसलिए ये मत कुछ हद तक स्वीकार किया। दूसरा है 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। अगला पॉइंट है 300 किलोमीटर की गहराई पर प्रत्येक किलोमीटर पर 2 सेंटीग्रेड और उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये आपको फैक्ट जो है याद रखने हैं। अब आपकी बात आएगी, एक शब्द है आपके कि देखो तापमान, तो तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना द्रव अवस्था में होनी चाहिए। किस अवस्था में होनी चाहिए? द्रव अवस्था में होनी चाहिए, क्योंकि तापमान जैसे जैसे आप जा रहे हो तापमान क्या है? बढ़ रहा है। एक शब्द आता है जिसे मैं यही डिफाइन करता हूं, गलनांक बिंदु। एक वर्ड है आपके गलनांक बिंदु। ये गलनांक बिंदु क्या होता है? देखो, कोई भी वस्तु, धरातल पर पाई जाने वाली कोई भी पदार्थ जो एक निश्चित तापमान पर जाकर ठोस से द्रव में बदल जाता है, धरातल पर पाए जाने वाले पदार्थ जो एक निश्चित तापमान पर जाकर ठोस से द्रव में बदल जाता है, क्या कहलाएगा आपका? वो आपका गलनांक बिंदु कहलाएगा। देख सकते हो, वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है,
तो वह उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है। वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? वह तापमान उसका गलनांक बिंदु कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, टंगस्टन का। किसका एग्जांपल दे रहा हूं? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु है वो 3150 सेंटीग्रेड है। क्या है? 3150 सेंटीग्रेड, मतलब 3000 टेम्परेचर ये क्या है? सहन कर सकता है। कौन? टंगस्टन। आपने बल्ब देखे, बल्ब, तो बल्ब में जो रिंग बनी होती है वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। क्यों बनी होती है? क्योंकि इसका गलनांक बिंदु कितना है? 3150 सेंटीग्रेड है। यहां तक ये क्या है? 3000 सेंटीग्रेड तक ये ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। तो गलनांक बिंदु आपको समझ में आया? वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाएगा आपका? ये अब बताइए मुझे, तापमान के आधार पर पृथ्वी अंदर से कैसी है? तरल अवस्था में है। कैसी है? तरल अवस्था में है। लेकिन देखो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहां से और यहां तक ये 6370 किलोमीटर पृथ्वी का क्या है? गहराई है। यहां से जाओगे तो तापमान क्या है? बढ़ता है। तापमान बढ़ता जाता है और बढ़ने की दर मैंने आपको बताई है कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। फिर 100 तक कितना बढ़ेगा? 12। फिर 300 तक कितना बढ़ेगा? 2। और 300 के बाद कितना बढ़ेगा? 1। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये तो है पृथ्वी के क्या? अप्राकृतिक स्रोत। कौन से हैं? अप्राकृतिक स्रोत। ये चीज आपने नोट डाउन कर ली। अब डालिए प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हमने क्या क्या लिया था? सबसे पहले लिया था ज्वालामुखी। क्या लिया था? ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी के संदर्भ में हमें ज्वालामुखी पूरा अपने ज्वालामुखी और भूकंप पूरा चैप्टर है, वहां पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी का। लेकिन अभी यहाँ चीजें बता देता हूँ आपको। ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। के बारे में जानकारी देता है। इतना ही याद रखना है यहाँ पर
कि ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो तरल अवस्था में निकलता है, जिस आधार पर हम ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कहीं ना कहीं तरल होगा। दूसरा है आपका ये पूरा, आप ये मत सोचो ज्वालामुखी पूरा टॉपिक है आपके, तो पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद है आपके भूकंप। क्या है? भूकंप है। देखो पृथ्वी के संदर्भ में अगर सबसे विश्वसनीय जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी जो प्राप्त होती है वह भूकंप से होती है, क्योंकि भूकंप से आपके 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं। 3 तरंगें जो चलती हैं वो आपके कहाँ चलती हैं, कहाँ वो नहीं चलती, कहाँ छाया क्षेत्र बनाती है, वो सारा आपका भूकंप का टॉपिक है, वहां समझाया जाएगा। अभी यहाँ केवल लिख लो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। ये भूकंप है। तीसरा था इसमें आपके, तीसरा क्या था? खनन। क्या है? खनन है। ये आपके है तीसरा, खनन। खनन आपको, खनन में आप क्या करते हैं? देखो खनन में दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानें, अधिकतम 3 से 4 किलोमीटर तक घनी है। खनन दक्षिणी अफ्रीका में आपके सोना निकलता है और सोने की जो खाने हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी खाने हैं। तो वहां से उनसे पता चला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी मिली है वो मिली है। चौथा पॉइंट है आपका प्रवेदन। ड्रिल। देखो आज तक का सबसे गहरा ड्रिल सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर के कोयला प्रायद्वीप पर किया गया। किस प्रायद्वीप पर किया गया है? कोयला प्रायद्वीप पर किया गया है। और जिसकी गहराई कितनी है? ये जो प्रवेदन किया गया है वो 12 किलोमीटर गहरा है। कितना है? 12 किलोमीटर गहरा। प्रवेदन से जो भी जानकारी प्राप्त हुई है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, प्रवेदन का मतलब है ड्रिल सिस्टम, कि आज तक सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर के कोयला प्रायद्वीप पर किया गया है, जो कितना गहरा है? 12 किलोमीटर तक गहरा है। एक अंतिम और लिख लीजिए आप, जो आपको लिखना चाहिए वो है 5वें नंबर का उल्का पिंड।
जो उल्कापिंड टूट के आते हैं और कोई उल्कापिंड आकर जमीन पर गिर जाता है तो उस उल्कापिंड का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि इस उल्कापिंड की आर्थिक संरचना कैसी है। हालांकि पृथ्वी और उल्कापिंड में बहुत अंतर है, फिर भी उल्कापिंड जैसे बने हैं उसी समय पृथ्वी बनी है। पृथ्वी का निर्माण भी तब हुआ है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मांड में उल्कापिंडों का निर्माण भी तब हुआ है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो उस संदर्भ में उन चीज़ों का पता लगाया जाता है कि उल्कापिंड जिस प्रकार से उनकी आर्थिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी की आर्थिक संरचना के बारे में जो प्राकृतिक स्रोत हैं आपके, वो आपके ज्वालामुखी पूरा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ज्वालामुखी थोड़ा सा समझाया है एक लाइन में। पूरा टॉपिक है 2-3 घंटे का, वहाँ अच्छे समझेंगे। भूकंप भी 2-3 घंटे का टॉपिक है, वहाँ समझेंगे। प्रेवेदन ड्रिलिंग सिस्टम जिसे आप बोलते हो, पेट्रोल जो निकलता है वो ड्रिलिंग सिस्टम से निकलता है और ये कितने किलोमीटर तक है, 12 किलोमीटर गहराई तक। और खनन आप जानते हो कि खान खोद कर निकालना, किसी भी संसाधन को खोद कर निकाल के मिलेगा खनन। ठीक है, ये आपकी क्लास अब कंटिन्यू चलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।